Hello student, welcome to the lecture number 1 of this unit. हेलो स्टूडेंट, तो ये जो दूसरा लेक्चर है इसमें हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो लास्ट लेक्चर को थोड़ा रिकॉल करते हैं। हमने उस चैप्टर में मतलब उस टॉपिक में पर्टिकुलरली गैलीलियो एंड एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट्स देखे थे कि कैसे मोशन को समझने की शुरुआत हुई। तो हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि जहाँ पर उन्होंने एक बॉल को प्लेस किया हुआ था कुछ इस तरह की ज्योमेट्री पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ से स्लोप था और ये स्ट्रेट पाथ था। तो वहां पर ऐसा एक स्टेटमेंट हमने देखा था कि अगर सपोज हम बॉल को ऊपर से गिराते हैं, मान लीजिए कि कोई स्लोप वाला एरिया है, आप व्हीकल भी चलाते हैं तो आपको पता होगा कि साइकिल जब आप किसी ऐसे जगह पे चलाते हैं जहाँ पे ढलान है तो हमें पेंडेंट मारने की या फिर कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही वहां पर बॉल का एग्जाम्पल था कि अगर बॉल वहां पर हमने वहां से बॉल छोड़ा तो बॉल कितने तक ट्रैवल करेगा। तो ये हम सब जानते हैं कि हमारा बॉल हो, साइकिल हो, वो एक टाइम के बाद तो रुक ही जाएगा। तो ये जो रुकने की वजह है वो था उसका फ्रिक्शन। लेकिन गैलीलियो के हिसाब से अगर उसको कोई फ्रिक्शन नहीं होता, मतलब कि हमारा बॉल कोई फ्रिक्शन फेस नहीं करता, तो क्या होता कि वो बॉल इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चला जाता। ठीक है, अगर उसको जमीन का फ्रिक्शन नहीं लगता। आपकी साइकिल का केस की भी बात करें, अगर आप ब्रेक नहीं मारते और मान लीजिए कि आप बहुत स्मूथ सरफेस पे ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करते रहता है क्योंकि कोई रोकने वाला फोर्स नहीं है उस केस में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट था और गैलीलियो के इसी कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होकर न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया। ठीक है, न्यूटन ने जो 3 लॉ बनाए थे और इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इनको हम थोड़ा डिटेल में सीखने वाले हैं। मे बी इनका इंट्रोडक्शन आपने कहीं 9th या फिर 10th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल। तो गैलीलियो के इनर्शिया वाले कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होकर न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दिया इन 17th सेंचुरी। और इफ यू डोंट नो, सपोज मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि न्यूटन ने बहुत कम एज में, मतलब वेरी बिफोर लाइक वो जब 20 ईयर के भी नहीं थे तब उन्होंने ये सारे लॉज दिए हैं ड्यूरिंग हिज कॉलेज टाइम, जब एक पेंडेमिक आया था वहां के कंट्री में प्लेग की वजह से, और तब उन्होंने अपने ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन और लॉज को डिफाइन किया था, द फेमस एप्पल स्टोरी, और ये सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और उसका इनर्शिया के साथ रिलेशन। ठीक है, सो इंस्पिरेशन फ्रॉम गैलीलियोस आइडिया, न्यूटन ने एक स्टेटमेंट दिया कि एवरी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or uniform motion in straight line unless compared by some external force to it otherwise। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से एक चीज क्लियर होती है कि न्यूटन ने ऐसा बोला कि कोई भी बॉडी, एवरी बॉडी, इट कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट, मतलब वो जो स्टेट में है वही स्टेट में रहेगा। वो स्टेट कोई भी हो सकता है, वो रेस्ट में भी हो सकती है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो सिंपली वो रेस्ट पोजीशन पे है, या फिर इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकती है। वो उसी कंडीशन में रहेगा, इट विल बी इन दैट कंडीशन ओनली इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेयर्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। इसका मतलब है कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, मतलब स्टेशनरी है, आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते तो वो अपनी रेस्ट पोजीशन पर ही रहेगा। और कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो आप जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते वो उसी कंडीशन में रहेगा। ठीक है, ये जो लॉ है अपना मतलब किसी भी तरह के चेंज को रेजिस्ट करना, रेस्ट में है तो रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहते हैं, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहते हैं, तो ये जो नेचर है उसको बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, यही जो है कि किसी तरह के चेंज को रेजिस्ट करना उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। और उसी के ऊपर से न्यूटन ने अपना जो है फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट फॉर्मुलेट किया, और ये स्टेटमेंट जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेटमेंट कभी भी आपको 1 मार्क्स में एसक्यू की तरह
बॉडी इज जीरो, बॉडी के ऊपर बाहर से लगने वाला फोर्स जीरो है, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, यानी कि उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होता है वो भी जीरो है, देन acceleration can be non-zero if there is a net external force on a body. तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि if the net external force on a body is zero, then its acceleration will be zero. And if acceleration cannot be zero only if, okay, the condition is acceleration zero नहीं होगा when if there is a net external force on a body. अगर बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स है, नेट अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। ये जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ इसको और डिटेल में समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे। तो जैसा कि इस लॉ के स्टेटमेंट में ही बताया है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज से इसको हम डिनोट करेंगे F नेट एक्सटर्नल, अगर ये फोर्स जीरो है, ठीक है, तो बॉडी के ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा वो भी जीरो होगा। लेकिन अगर ये फोर्स नॉन जीरो है, मतलब इस फोर्स की सर्टेन वैल्यू है, इट मींस कि ये नॉन जीरो है, तो बॉडी पर जो एक्सेलरेशन होगा वो भी नॉन जीरो होगा। एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो only if the external force on the body is net force is there on a body. तो उस केस में एक्सेलरेशन भी जो है वो जीरो नहीं होगा। नाउ अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है दैट इज अनएक्सेलरेटेड, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है कि वो एक्सेलरेटेड नहीं है, ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, उसकी स्पीड में चेंज आना, यानी कि स्पीड बढ़ भी सकती है या फिर स्पीड घट भी सकती है। और वेक्टर के कॉन्सेप्ट से बोले तो वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द मोशन, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इट इज नॉट इंक्रीजिंग एज इट इज नॉट डिक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, वो कांस्टेंट है, तो हम उस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं कि वो अनएक्सेलरेटेड है। अनएक्सेलरेटेड का मतलब होता है कि उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। तो कोई भी बॉडी पे अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो भी जीरो। इनको हम कुछ डिटेल एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि स्पेस में मतलब कुछ एस्टेरॉइड होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, तो वो या फिर स्पेसशिप हो, तो स्पेस में वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, ठीक है, उनके ऊपर कौन सा फोर्स होता है, तो क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जितने भी सारे कॉमेट्स और एस्टेरॉइड जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो मोशन में है, इफ इट इज इन मोशन, मोशन का मतलब है उनके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो होगा जिसकी वजह से वो मोशन में है। लेकिन मोशन जो है उनका यूनिफॉर्म है, इट मीन्स कि उनके ऊपर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन इज जीरो। ओके, एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब ये हो जाता है कि हमें ये रिलेशन पता है F इज इक्वल्स टू m इंटू a। अब एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो फोर्स भी जो है वो जीरो हो गया। तो क्योंकि बॉडी नॉन एक्सेलरेटेड है, उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो उसका मोशन जो है वो वैसे ही कंटिन्यू करेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि ना तो उसकी स्पीड बढ़ेगी ना तो उसकी स्पीड जो है डिक्रीज होगी। तो कुछ स्पेसशिप होते हैं, कुछ एस्ट्रोनॉट कॉमेट्स ऐसे होते हैं कि जिनके जैसे स्पेसशिप जो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है, तो उनके कोई इंजन जो है कंटिन्यूअसली चालू नहीं होते, ठीक है, वो शटडाउन में अगर करते तब भी वो मोशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आई
बट सपोज अगर ये नेट फोर्स किसी केस में 0 नहीं होता है, बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स अप्लाई होता है किसी केस में अगर ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि बॉडी के ऊपर फोर्स है। अब फोर्स है, कुछ फाइनाइट फोर्स है, इसका मतलब भी कुछ एक्सेलरेशन भी है, और एक्सेलरेशन है इसका मतलब हमारा बॉडी जो है वो मूव करेगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल से आई होप इट इज क्लियर टू यू कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे होता है तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स होता है, जो टोटल फोर्स अप्लाई होता है वो 0 होता है। और जब अगर कोई बॉडी को हम मोशन में ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि कोई कार, ठीक है, कार जब है तो हम उसे एक्सेलरेट करते हैं तभी कार आगे बढ़ता है ना, ऐसे तो कार अपने आप आगे नहीं बढ़ जाता। तो इसका मतलब कि बॉडी के ऊपर जो फोर्स है वो फाइनाइट है, और फाइनाइट फोर्स की वजह से वो जो है वो हमें मोशन में देखने को मिलता है। कार के एग्जांपल से हम एक चीज समझ सकते हैं, कार जो है दैट इज ट्रैवलिंग ऑन द मतलब रोड पे कार ट्रैवल करता है, कोई भी कार होता है तो हमारे इस तरह से रोड पे ट्रैवल करता है, तो रोड का भी फ्रिक्शन होगा। ठीक है, रोड जो है उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा। फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में है और उसको हम पीछे के टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फॉर जस्ट फॉर यहाँ पर आप जस्ट उसको एक्सेप्ट करो कि अर्थ का या फिर रोड का अपना एक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, स्मूथ सरफेस का फ्रिक्शन कम होता है, लेकिन जो रफ सरफेसेस होते हैं उनका फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो कार को मोशन में लाने के लिए फ्रिक्शन जो है वो कार की मोशन को ओपोज करता है और कार जो है वो आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, तो अगर आप अपनी कार को मोशन में ले आना चाहते हैं तो आपका जो फोर्स होना चाहिए, आपको कार को उतनी लेवल से एक्सेलरेट करना पड़ेगा कि ये फ्रिक्शन को वो कैंसिल कर पाए या फिर इस फ्रिक्शन फोर्स को वो ओवरकम कर पाए, तभी आपका कार जो है आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज योर कार विल नॉट मूव। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स मतलब यहाँ पर भी देखिए 2 तरह के फोर्स होते हैं। एक हो जाता है फ्रिक्शन फोर्स जो कार की मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, जो कार के मोशन के अगेंस्ट, और दूसरा जो फोर्स है वो है कार को जब हम एक्सेलरेट करते हैं, उसका इंजन चालू करते हैं तब वो जाके आगे बढ़ता है। तो ये वाला फोर्स जो है वो डोमिनेंट फोर्स बन जाता है। डोमिनेंट फोर्स का मतलब होता है कि ये फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी कि वो इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो कार है वो मोशन में आ जाता है। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है क्या कहना चाहता है, विद स्टेटिंग द फैक्ट दैट रेस्ट बॉडी विल रिमेन ऑन रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। तो इसी थियरी के साथ एक और कॉन्सेप्ट भी है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया वर्ड मेनली आप लोगों ने कहीं पहले सुना हो या ना सुना हो, लेकिन हम इसे डे टू डे लाइफ में काफी बार फील करते हैं। इनर्शिया का मतलब ये होता है कि किसी भी तरह के चीज को रेजिस्ट करना, और उसको समझने के लिए हम डे टू डे लाइफ से 2 एग्जांपल देके मतलब समझेंगे। तो सभी ने बस में कभी ना कभी तो ट्रैवल किया ही होगा। ठीक है, हमारा मतलब जो बस होता है, फॉर एग्जाम्पल ये बस है, इसके अंदर हम कोई पैसेंजर जो है वो इस तरह से कोई पैसेंजर है, बस जो है वो आगे मूव कर रही है। मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से बस जो है आगे बढ़ रही है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है, मतलब कि जो भी पर्सन है या आपने बाजू में अपना बैग रखा है कुछ भी, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बस की स्पीड तो है, लेकिन बस के अंदर जो भी चीजें हैं उसकी भी स्पीड अगर कोई ग्राउंड से आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको भी ये लगेगा कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ना। नोटिस वन थिंग, अगर ये बस कभी अचानक ब्रेक लगा दे, ठीक है, सामने कुछ आ गया और बस को एकदम से ब्रेक लगाना पड़ा, सो ड्राइवर इज ब्रेकिंग बस, तो उस केस में क्या होगा, आपकी बॉडी और आपके आजू बाजू जो भी ऑब्जेक्ट होंगे आपको एक झटका आएगा और आप आगे की तरफ मतलब फील करोगे, एक धक्का फील करोगे जिससे आपको लगेगा कि आप आगे की तरफ जा रहे हैं। और अगर आपके बाजू में कोई चीजें हैं तो वो गिर भी सकती है जब आप कार को बस को ऑल ऑफ सडन एक ब्रेक देते हैं। ठीक है, इतना वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, लेकिन अगर कभी वो ब्रेक कर दे उसके ऊपर तो उससे क्या होता है, वी फील अ जर्क और हम आगे की तरफ झुकने लगते हैं और हम आगे की तरफ और चीजें भी वो गिर सकती है। तो इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है? डे टू डे लाइफ में हम ये चीज नोटिस तो करते हैं। तो इसका रीजन ये है कि जब हम 50 किलोमीटर
फील होता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है उस जो सडन चेंज हुआ है, ब्रेक लगा के जो सडन चेंज होता है उसको रेजिस्ट नहीं कर पाती है और वो अभी भी आगे ही मूव कर रही है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाता है इनर्शिया का। इनर्शिया किसको बोलते हैं? जो इनर्शिया यही चीज है कि डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं किसी भी तरह के चेंज को रेजिस्ट करता है और उसे हम फील भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ये भी बता सकती हूँ कि सपोज आप बस जो है वो मूविंग है, वो रेस्ट पोजीशन पे, मतलब हम भी बस में अभी रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, बस भी जो है वो रेस्ट पोजीशन पर है, हम भी रेस्ट पोजीशन पर है ना। ऑल ऑफ सडन बस को ड्राइवर ने चालू किया, एकदम धक्का लगा के उसने बस को चालू किया अचानक से, और हमारा ध्यान नहीं है। तो उस केस में अगर आप नोटिस करें तो आपको फील होगा कि आपको धक्का तो लग रहा है लेकिन इस बार वो पीछे की तरफ होगा। ठीक है, बस तो आगे बढ़ेगी, बस आगे बढ़ेगी एकदम अचानक से, तो आपकी जो फीट है वो बस के साथ रिदम में सेट हो जाएंगे और वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जो हमारा अभी अपर बॉडी है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो अभी भी उसी पोजीशन में, वो रेस्ट पोजीशन में था तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसीलिए वो उसे थोड़ा टाइम लगता है कि वो बस के साथ अपना रिदम सेट करे। और उस केस में आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है। अगर बस ऑल ऑफ सडन चालू हो गई तो इवन फिर जाए लेकिन वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये जो दो एग्जाम्पल है वही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। तो ये जो है वो इनर्शिया को बताते हैं। इनर्शिया का मतलब ही यही है कि किसी भी तरह के चेंज को बॉडी जो है वो रेजिस्ट करता है। ओके, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और आप कुछ एक्टिविटीज वगैरह भी कर सकते हैं। अगर मुझे मिलेगी तो आपको वीडियो शेयर करूंगी कि इनर्शिया के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो डे टू डे लाइफ में हम एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी से भी कर सकते हैं। सो दिस वाज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। काफी कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें डेरिवेशन पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको अलग अलग एग्जाम्पल से इस लॉ को जस्टिफाई करना है और स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं पे भी पूछा जा सकता है, 1 मार्क 2 मार्क। सो नाउ देयर इज वन एग्जाम्पल जो इसी लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो ये एग्जाम्पल क्या है? सी एन एस्ट्रोनॉट accidentally gets separated out from his small spaceship, accelerating in interstellar space at a constant rate of 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको एक एस्ट्रोनॉट का केस दिया है, वो एक छोटी सी अपनी स्पेसशिप में बैठा है, दिस इज सपोज स्पेसशिप, और आगे ये एस्ट्रोनॉट है और ये स्पेसशिप जो है वो मूव कर रही है। इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब होता है जो हमारा स्पेस होता है उसको हम इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं, वैक्यूम को। तो वो जो इसका एक्सेलरेशन 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना जो एक्सेलरेशन से वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है। नाउ अचानक क्या होता है कि ये जो एस्ट्रोनॉट है एक्सीडेंटली गेट सेपरेटेड, मतलब ये अचानक से स्पेसशिप में से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑन द एस्ट्रोनॉट आफ्टर he left the spaceship, मतलब जैसे ही वो एकदम इंस्टेंटेनियस मोमेंट पर आपको बताना है कि जैसे ही वो स्पेसशिप को छोड़ेगा उसके ऊपर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो काफी इजी है और एक चीज यहाँ पर उन्होंने दिया भी है कि एज्यूम दैट देयर आर नो नियर बाय स्टार्स व्हिच एक्सर्ट ग्रेविटेशन। तो हमें पता है कि अर्थ के एनवायरमेंट में अगर कोई चीज आ जाती है तो अर्थ का ग्रेविटी उसको अपनी तरफ पुल करता है। ठीक है, इसीलिए हमको शूटिंग स्टार्स दिखते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली कोई स्टार्स नहीं होते, लेकिन वो कॉमेट्स और एस्टेरॉइड वगैरह वो चीजें होती है जो अर्थ के एनवायरमेंट में एंटर करती है और देन जलने लगती है। तो ऐसा कोई नियर बाय स्टार नहीं है जो एस्ट्रोनॉट को अपनी तरफ खींचेगा, ना ही कोई प्लैनेट हो। तो देखो, जब ये एस्ट्रोनॉट इस पर्टिकुलर स्पेसशिप में है तब तो उसका एक्सेलरेशन 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, लेकिन द मोमेंट जस्ट इट गेट्स आउट फ्रॉम दिस स्पेसशिप, तो अब वो एक स्पेस में आ गया और उस स्पेस में उसके ऊपर फोर्स लगाने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। हर एक ऑब्जेक्ट जो है, हम जैसे पहले सीख चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो मास कैरी
लर्न करें और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे